नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल सिलेक्शन पॉइंट पर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में कहा था कि जैसे ही हमारा राजवंश कंप्लीट हो जाएगा आमेर का कछवाए राजवंश, उसके बाद में हम इस राजवंश से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनसे संबंधित हमारी क्लास रहेगी। तो आज की क्लास वही है और उसमें हम एक तो रिवीजन हो जाएगा हमारे राजवंश आमेर के राजवंश का, दूसरा हमें यह भी पता चल जाएगा कि पिछली भर्तियों में किस प्रकार के प्रश्न आए हैं और वो प्रश्न कहाँ से उठाए जा रहे हैं। जैसा कि मैं आपको हर क्लास में कहता हूँ कि ज़्यादातर नहीं, लगभग आप मान लो 90% जो प्रश्न है वो जो कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की NCERT या उससे जो पहले चलती थी RBSC की बुक है उनसे ही बनाए जा रहे हैं। तो मेरा यही मानना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन किताबों को ही महत्व देवें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम चर्चा करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है कि जयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। जयपुर का निर्माण बता देता हूँ 18 नवंबर 1727 को स्वाई जय सिंह 18 नवंबर 1727 को स्वाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। और जयपुर का जो वास्तुविद कलाकार था वो थे बंगाल के विद्याधर भट्ट थे। उनकी देखरेख में इसका नक्शा बनाया गया था। और एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जयपुर का जो नक्शा है वो प्राचीन हमारी हड़प्पा सभ्यता के समांतर है कि उसमें जिस प्रकार सड़कों और नालियों के समकोण पर मकान बने हुए थे, उसी प्रकार जयपुर का नक्शा बनाया गया था। और जयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? स्वाई जय सिंह। अगर जय सिंह ना है तो जय सिंह द्वितीय है, वो भी हमारा राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन संख्या 2 इसमें सत्य है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी। जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी? अभी हमने जैसे जिक्र किया था कि 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना हुई थी और 18 नवंबर को प्रतिवर्ष जयपुर का स्थापना दिवस भी बनाया जाता है। ठीक है, ये जो प्रश्न है वो विभिन्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और ये सभी के सभी प्रश्न आपको RBSC और NCERT की किताबों में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न है कि जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार जिन्होंने जयपुर का नक्शा बनाया था एवं नगर नियोजक कौन था? ठीक है, जैसा कि अभी बताया वो बंगाल के थे, बंगाल के विद्याधर भट्टाचार्य जिन्होंने जयपुर का नक्शा बनाया था। और ये नक्शा किस पद्धति पर आधारित था? जो हड़प्पा समय के जो मकान थे उन पर आधारित था कि उन्हीं की तरह समकोण पर नगर बसाया गया था। खंडनुमा भी कह सकते हैं हम, समकोण पर या खंडनुमा भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन से कछवाए शासक ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया था? ठीक है, इस प्रश्न पर चर्चा करने से पहले जो आमेर के पहले शासक हैं दुलेराय, जिन्होंने ढूंढान में आमेर के कछवाए राजवंश की नींव रखी थी और दौसा को उन्होंने अपनी प्रथम राजधानी बनाई थी। उसके बाद में उन्होंने जमुआ रामगढ़ को अपनी द्वितीय राजधानी बनाई थी। यहाँ के जो मीणा और बड़गुज्जर थे उन्हें हराकर उसके बाद में 1207 में कोकिल देव नामक का एक शासक हुआ था जिसने आमेर के मीणाओं को पराजित करके आमेर को अपनी राजधानी बनाई थी। और अंत में स्वाई जय सिंह ने जब जयपुर को स्थापना की थी तब जयपुर को अपनी राजधानी बनाई थी। ये थी आमेर के कछुआ राजवंशों की राजधानी। प्रारंभिक राजधानी दौसा,
उसके बाद में जमोरामगढ़, उसके बाद में आमेर रहा था जो काफ़ी समय तक रहा था, और उसके बाद में जयपुर बनी थी। ठीक है, तो ये क्रम है, इस क्रम को भी ध्यान में रखना। कछवाए शासक ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाई थी, कौन सा था? कोकिलदेव। कौन सा? कोकिलदेव। अगर सन पूछा जाए तो 1207 रहेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न है कि कोकिलदेव ने आमेर को कछवाए राजवंश की राजधानी कब बनाया था? लिख लेना, राजधानी, शायद मिस प्रिंटिंग हो गया, कि कोकिलदेव ने आमेर को कछवाए राजवंश की राजधानी कब बनाया था? मैंने अभी जिक्र किया था 1207 में। कब? 1207 में। 1227 में क्या हुआ था? भूताला का युद्ध हुआ था जयतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य। ये जयतर सिंह कौन था? मेवाड़ का गुहिल वंश का शासक। ठीक है, कि इस प्रकार आप सनों को एक दूसरे से जोड़कर भी याद रखना, क्योंकि कई बार परीक्षा में सन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न है कि कछवाए राजवंश ढूंढान राज्य के संस्थापक कौन थे? कछवाए राजवंश या ढूंढान राज्य के जो संस्थापक थे वो थे दुल्हे राय। कौन थे? दुल्हे राय थे। इसके बाद में अगर हम बात करें भारमल के बारे में, भारमल वह प्रथम राजपूत शासक था जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी और मुगलों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे। जय सिंह वो है जिन्होंने जयपुर बसाया था। कोकिलदेव वो है जिन्होंने 1207 में आमेर को कछवाए राजवंश की राजधानी बनाई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज की जो क्लास है उसमें हम आसान से आसान प्रश्न और कठिन से कठिन प्रश्न, इन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आमेर के राजा बारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? ठीक है, तो ये कंफ्यूज वाले ऑप्शन है, तो इस बात का आप ध्यान में रखना है कि 1562। कब है? 1562। इस चीज़ को कंठस्थ कर लेना कि 1562 में जब अकबर अजमेर की यात्रा पे जा रहा था तब वो जयपुर सांबर में रुका था और वहीं पर बारमल अकबर से मिला था और अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है, इसके अलावा अपनी पुत्री जिनका नाम है हरखाबाई या मरियम उजमानी के नाम से भी जाना जाता है, उनका विवाह किससे किया था? अकबर से किया था बारमल ने। ठीक है, एक अन्य और बात, जहांगीर है वो इसी हरखाबाई और अकबर का पुत्र था। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि बारमल अकबर से कहाँ मिला था, कहाँ मिला था और कब मिला था? कब मिला था? तो 1562। कहाँ मिला था? वो तो है सांबर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न रहेगा कि निम्नलिखित में से आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी? तो वह आमेर का सर्वप्रथम शासक कौन है? भारमल है। कौन है? बारमल है जिसने मुगलों के साथ संधि की थी। मान सिंह वो है, ये बारमल का पुत्र था। मान सिंह के बारे में तो पूर्ण रूप से हमने एक क्लास के अंदर अध्ययन किया था। भगवान दास मान सिंह का पिता थे और बारमल का पुत्र था। ईश्वर सिंह वो है जो 1743 से लेकर के 1750 में शासक बने थे। स्वाई जय सिंह के बाद में इन्होंने राजमहल और बगरू के युद्ध भी किए थे मराठों के साथ में, और मराठों के साथ में उनका भाई ईश्वर सिंह का भाई माधो सिंह भी साथ में था। भगवंत दास जिन्होंने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर से किया था और इसी मानबाई और जहांगीर का पुत्र हुआ था खुसरो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न है कि कछवाए राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो इस प्रश्न में ये बात महत्वपूर्ण है कि कछवाए राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी। ये तो बहुत इजी प्रश्न है और बहुत बार परीक्षा में पूछा भी गया है,
परंतु इससे बढ़कर अगर कठिन प्रश्न बनता है वो ये है कि जयपुर के जो कछवाई राजवंश है उनकी जो राजधानियां हैं उनको क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले है दौसा। दौसा को किसने बनाया था? दुल्हे राय ने। जमुआ रामगढ़ को भी दुल्हे राय ने बनाया था। ठीक है। उसके बाद में आमेर को 1207 में किसने बनाया था? कोकिल देव ने। और जयपुर को सवाई जय सिंह ने। ठीक है, ये है क्रम और इस क्रम को आप ध्यान में रखना। ये इजी प्रश्न भी है और थोड़े से कठिन भी है। आप इसे समझने की प्रयास करें कि इसमें जो प्रथम राजधानी है ये आपको पता है कि दौसा है, परंतु आप इन तीनों राजधानियों को भी ध्यान में रखना, क्योंकि इन प्रश्नों के माध्यम से एक तो हमारा रिवीजन हो रहा है साथ साथ में, और दूसरा में ये भी पता चल रहा है कि प्रश्न किस टाइप के भी आ सकते हैं। तो ये मत सोचने लेना कि पेपर में प्रश्न कठिन ही कठिन आते हैं, इजी प्रश्न भी आ सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम प्रश्नों के अंदर डीप इतने बड़े चले जाते हैं कि हम जो बाहर के ऊपर के जो नॉर्मल बातें हैं उनको नहीं पढ़ पाते और कठिन से कठिन बातें याद कर लेते हैं। परंतु एग्जामिनर क्या होता है, वो ऊपर से किसी बात को उठा लेता है। जैसे मान लो कि हमने मान सिंह के बारे में सब कुछ पढ़ा है, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा कि मान सिंह शासक कब बना। मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में हमने सब कुछ पढ़ा है, परंतु हमने ये नहीं पढ़ा कि मिर्जा राजा जय सिंह का कार्यकाल क्या है। सवाई जय सिंह के बारे में पढ़ा हमने, परंतु हमने ये नहीं पढ़ा, ध्यान नहीं दिया कि सवाई जय सिंह से पहले जयपुर का शासक कौन बना था। तो राम सिंह बने थे। राम सिंह प्रथम है, द्वितीय नहीं है। ठीक है, राम सिंह द्वितीय वो है जिन्होंने जयपुर का गुलाबी रंग करवाया था और अल्बर्ट हॉल, जिसे सेंट्रल म्यूजियम कहा जाता है, उसका निर्माण करवाया था, जो हमने हमारी लास्ट क्लास में किया था। ये प्रश्न कोई मैं अपने आप नहीं बना कर रहा हूँ, आप विभिन्न विगत परीक्षा हुई है उनमें से उठाकर देख लेना, इसी प्रकार के प्रश्न उसमें पूछे गए हैं। तो आपको इजी से इजी और कठिन से कठिन सभी प्रकार के प्रश्न लेकर आया हूँ, ताकि आप सरल से सरल प्रश्न का पर भी आपका ध्यान जा सके और कठिन से कठिन प्रश्नों पर भी आपका ध्यान जा सके। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि मुगलों से वैवाहिक संबंध करने वाला प्रथम राजपूत राज परिवार कौन सा था। ठीक है, अब इस पर हम प्रश्न पर चर्चा करेंगे, इसके साथ साथ हम ये भी चर्चा कर लेंगे कि और कौन कौन से शासक हुए हैं या और कौन कौन से राजवंश हुए हैं जिन्होंने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए हैं। चौहान वंश नहीं है, राठौड़ है जिन्होंने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, परंतु सबसे पहले अगर बात पूछी जाती है तो वो है कछवाई राजवंश। जयपुर के शासक कछवाई हैं, उन्होंने मुगलों के साथ अधीनता स्वीकार करके अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। कब? 1562 में, जब अकबर अजमेर की यात्रा पर गया था और उस समय आमेर का शासक था वो भारमल था। भारमल ने अपनी पुत्री हरखाबाई, जिसे इतिहास में मरियम उजमानी के नाम से भी जाना जाता है, का विवाह अकबर से किया था और इन्हीं की संतान हुई थी जहांगीर। इसके बाद में भारमल के पुत्र भगवान दास ने अपनी पुत्री मानबाई, जो कि मान सिंह की बहन थी, उसका विवाह जहांगीर से किया था और इन्हीं दोनों से जो संतान उत्पन्न हुई थी वो थी खुसरो। ठीक है, इसके अलावा राठौड़ वंश में मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जगत गुसाई, जिसे जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है, का विवाह जहांगीर से किया था और उनसे उत्पन्न जो संतान थी वो थी शहजादा खुर्रम, जिसे इतिहास में शाहजहां के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये थे राजपूत शासकों के वैवाहिक संबंध। इसके अलावा एक शासक और आता है, बाटी शासक है, हर राय बाटी है। हर राय बाटी, जिसने वह पहला बाटी शासक है जैसलमेर का जिन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार किया था और नागौर दरबार में अपनी उपस्थिति भी दी थी और अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था। ठीक है, तो ये थे मुगलों और राजपूत शासकों के वैवाहिक संबंध, आप इसे थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है, भाटी वाले हमने करवाए नहीं है, वो हमारी जो अगली क्लास रहेगी उसमें हम करवा देंगे, परंतु आप यहाँ पर जो राठौड़ राजवंश है और कछवाई राजवंश है उनको ध्यान में रखना।
चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। ये प्रश्न थोड़ा हटकर था और ये परीक्षा में आया हुआ भी है, इसलिए मैंने आपके सामने लेकर आया हूँ कि किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। कि किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। राम सिंह नहीं, भगवान दास। किसे? भगवान दास। भगवान दास को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। अभी यहाँ पर दोनों तरफ से आप बात याद रखना कि अमीर उल उमरा की उपाधि भगवान दास को किसने दी थी? अकबर ने दी थी। अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि किसे दी थी? भगवान दास को दी थी। ठीक है, इस बात का आप ध्यान में रखना है। इसके अलावा राम सिंह जो कि मिर्जा राजा जय सिंह के बाद में जयपुर के कुछ समय के लिए शासक बने थे और ये स्वाई जय सिंह के पिता थे। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना। जसवंत सिंह मारवाड़ के शासक हुए हैं। एक जसवंत सिंह प्रथम है जो कि अजीत सिंह के पिता थे और एक जसवंत सिंह द्वितीय जिनके समय दयानंद सरस्वती जोधपुर आए थे और जसवंत सिंह की एक पासवान थी नंदी जान जिन्होंने खाने में विष मिला दिया था और दीपावली के दिन अजमेर में स्वामी दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक हैं उनका निधन हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर अमीर उल उमरा की उपाधि किसे दी गई थी? भगवान दास। और भगवान दास जिन्होंने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर से किया था। किससे? जहांगीर से किया था। यहाँ पर संबंध के बारे में ज़्यादा मैं जिक्र करूँगा नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न है, ये देखो आप कठिन का कह रहे थे, ये लो कठिन प्रश्न आ गया कि अकबर के द्वारा मान सिंह को निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार नियुक्त किया गया था। तो इस प्रश्न पर हल करने से पहले थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, मान सिंह को सबसे पहले काबुल का सूबेदार नियुक्त किया गया था। कब किया गया था? 1585 में। ठीक है, उसके बाद में मान सिंह को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था 1589 में। इसके बाद में उड़ीसा का सूबेदार नियुक्त किया गया था 1592 में और अंत में बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया था 1594 में। बंगाल की सूबेदारी मान सिंह को 2 बार प्रदान की गई थी, एक 1594 और दूसरी 1605 में। कैसे? इनके बारे में तो पहले तो इस क्रम को याद रखना है। सबसे पहले काबुल, फिर बिहार, फिर उड़ीसा और अंत में बंगाल। ठीक है, काबुल 1585, बिहार 1589, उड़ीसा 1592, बंगाल 1594 और 1605 में। इसके बंगाल की दोबारा सूबेदारी कब मिली थी, इसके संबंधित कोई प्रश्न अभी तक पूछा नहीं गया है, तो आप इसे ध्यान में रख लेना। 1594 में अकबर थे, उस समय इन्हें बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया था और 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद में जहांगीर ने से इन्हें बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। बिहार के शासक केदार को पराजित किया था। बंगाल के शासक जो जसोर हैं वहां से वो शीला देवी की मूर्ति भी लेकर आए थे और बंगाल अभियान के दौरान ही मान सिंह को अपने तीनों पुत्र जिनमें जगत सिंह भी शामिल था की मृत्यु हो चुकी थी और बंगाल की सूबेदारी के दौरान ही अकबर ने मान सिंह को 7000 की मनसब भी प्रदान की थी। ठीक है, तो इन प्रश्नों को और इन पॉइंटों को महत्वपूर्ण है तो ध्यान में रख लेना। अगर आप पहली बार हमारी इन क्लासों को देख रहे हैं तो हमारी जयपुर राजवंश से संबंधित और अन्य राजवंशों से संबंधित महत्वपूर्ण क्लासें जो कि कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी और आरबीएससी की बुकों पर आधारित है, वो लगातार चल रही है। तो आप उन क्लासों को एक बार ज़रूर देखना। ये क्लासें आपको समय की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि परीक्षा का समय है। आपको इतना टाइम नहीं है कि प्रत्येक किताब से अलग अलग नोट्स बनाकर पढ़ें, तो इसे ही आसान बनाते हुए मैंने और हमारी टीम ने ये क्लासें प्रारंभ की है ताकि इसमें आप सभी का फायदा हो और जल्द से जल्द आप भी राजकीय सेवा में चयनित हो। ठीक है दोस्तों,
चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर अब हम इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। अकबर के द्वारा मान सिंह को निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार नियुक्त किया गया था? काबुल का किया गया था, बिहार का किया गया था, बंगाल का किया गया था, गुजरात का। हाँ, हालांकि गुजरात अभियान पर गए थे। अब अभियान के बारे में पूछ रहा है कि निम्नलिखित अभियानों को सुव्यवस्थित तरीके से लगे, तब हमें पहले गुजरात होंगे, उसके बाद में काबुल, उसके बाद बिहार और अंत में बंगाल है। ठीक है, तो इस प्रकार भी हमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप थोड़े सतर्क रहें और थोड़ी सी समझदारी के साथ क्लासों का अध्ययन करते रहें। ठीक है, तो इसमें गुजरात के सूबेदार नहीं की 1, 2 और 3 ऑप्शन हमारे सत्य रहेंगे। 1, 2, 3, तो इसमें जो राइट आंसर है वो 1 नंबर विकल्प हमारा सही है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न है, अभी हमने जिक्र किया था कि मान सिंह को बिहार का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो मान सिंह को बिहार का सूबेदार 1589 में नियुक्त किया गया था। 1585 में उन्हें काबुल का सूबेदार नियुक्त किया गया था। अच्छा, एक बात और है, मान सिंह के अलावा एक राजपूत शासक और हैं राय सिंह। इनके बारे में 2 बातें आप महत्वपूर्ण रखना। नंबर 1 कि इन्हें प्रताप के विरुद्ध नहीं भेजा गया था। नंबर 2, इन्हें बंगाल में भी नहीं भेजा गया था, बंगाल अभियान पर भी। इन 2 बातों को ध्यान में रखना है, क्योंकि राय सिंह के बारे में क्या प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से अभियान में राय सिंह शामिल नहीं थे। तब इन 2 अभियानों को विशेष करके ध्यान में रख लगना, क्योंकि ये थोड़े कंफ्यूज कर देने वाले हैं। तो इसलिए एग्जामिनर अगर उठाएगा तो इन्हीं ऑप्शनों में से किसी, दोनों ऑप्शनों में से किसी एक ऑप्शन को अवश्य उठाएगा। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान में रखना। बाकी हमने बीकानेर के राठौड़ वंश में हमने पूर्ण रूप से इनके बड़े विस्तार से अध्ययन किया था। अगली हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी? मनसबदारी क्या है? एक प्रकार की सैन्य व्यवस्था है। इसमें जात और सवार यानी कि घुड़सवारों की, घोड़ों की व्यवस्था की जाती है और उनकी संख्या निर्धारित की जाती है। तो फरजंद या बेटे की उपाधि थी वो अकबर के द्वारा किसे दी गई थी? महाराजा मान सिंह को। किसे? महाराजा मान सिंह को। ये वही मान सिंह हैं जिन्होंने अपने तीनों पुत्रों का बलिदान देकर के अकबर की जीवन पर्यंत सेवा की थी और उनके बताए हुए रास्तों पर ही चले थे। राजपूत, राजस्थान में ऐसे ऐसे राजपूत शासकों हैं, अगर मान सिंह, ये मान सिंह, उनके समकालीन महाराणा प्रताप, उनके समकालीन मारवाड़ के राठौड़ शासक है चंद्रसेन, ये अगर तीनों शासक एक साथ मिल जाते, ये तीनों महाशक्तियां अगर एक साथ मिल जाती, तो वो राजस्थान से मुगलों को ताश के पत्तों की तरह खदेड़ भी सकती थी, परंतु ऐसा हुआ नहीं था। हाँ, एक चीज और यहाँ पर फिर बता देता हूं कि मान सिंह को तो भेजा था किसके विरुद्ध? महाराणा प्रताप के विरुद्ध, और राय सिंह को भेजा था चंद्रसेन के विरुद्ध। अकबर की यही सोच थी कि हम भाइयों भाइयों को आपस में ही लड़ा दें और इसी से हम क्या करेंगे, हम पूरे भारत पर अपना राज कर पाएंगे। ठीक है, और इसी नीति के कारण अकबर ने, मुगल शासकों में अगर सबसे महत्वपूर्ण शासनकाल माना जाता है तो वो अकबर का ही है, जिन्होंने बड़े ही शांति से राजस्थान पर अपना पूर्ण नियंत्रण रखा था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न है कि मान सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? महाराजा मान सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महाराजा मान सिंह की मृत्यु 6 जुलाई 1614 को, यह तारीख भी महत्वपूर्ण है और वर्ष भी महत्वपूर्ण है और महीना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्रकार के ऑप्शन भी पूछे जा सकते हैं। कौन से स्थान है? एरिचपुर। कौन सा स्थान है? एरिचपुर में मान सिंह की मृत्यु हुई। ये एरिचपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में है। ठीक है, 1614 में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न है कि किस राजपूत शासक, राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास और जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था? अब हमने हरिनाथ और सुंदरदास के बारे में तो नहीं पढ़ा था, परंतु हमने जगन्नाथ के बारे में पढ़ा था, जिन्होंने मान सिंह कीर्ति मुक्तावली नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो इनका संबंध जयपुर के शासक मान सिंह से है। इसके अलावा मुरारी दान भी है, जिन्होंने मान प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। ये
स्थापत्य और साहित्य कला भी क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके जो सेकंड ग्रेड की फर्स्ट पेपर है सब जीके का, उसमें दिया गया है राजवंश के शासक एवं उनके जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं वो, तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है स्थापत्य कला। और इसके अलावा विभिन्न ग्रंथों की रचना, किन कवियों ने किन ग्रंथों की रचना की, ये भी महत्वपूर्ण है। तो धीरे धीरे हम क्या इन छोटे मोटे जो ग्रंथ हैं उनके बारे में भी हम अध्ययन कर रहे हैं, ताकि अंत में हम लास्ट में हम पर किसी एक टॉपिक को लेकर दबाव नहीं पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर जगन्नाथ का संबंध है सुंदरदास और हरिनाथ, इन दोनों को व्यक्तियों को भी व्यक्तित्व का नाम याद रख लेना, और ये आमेर के महाराजा मान सिंह के समकालीन है। अच्छा, एक चीज़ और, आमेर के महल का निर्माण किसने करवाया था? आमेर के महल का निर्माण मान सिंह ने प्रारंभ करवाया था। और मान सिंह ने किस किले का निर्माण दुश्मनों के से मुकाबले करने के लिए और सुरक्षा के लिए बनाया था? वो थे आमेर का किला, वो था आमेर का किला। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब है हमारा हुरडा सम्मेलन। हुरडा सम्मेलन 1734 में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? इस प्रश्न को हल करने से पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि हुरडा जो सम्मेलन था वो 16 जुलाई को प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 16 जुलाई को। ये तारीख आप कक्षा 10 की जो किताब है उसमें लिखी हुई है, आप देख लेना कि 16 जुलाई को ये सम्मेलन प्रारंभ हुआ था और 17 जुलाई को समझौता हुआ था। अगर पूछा जाए परीक्षा में कि हुरडा समझौता कब हुआ तो 17 जुलाई, और अगर पूछा जाए हुरडा सम्मेलन कब हुआ तो 16 जुलाई को। ठीक है, और ज़्यादातर यही है कि इसमें कंफ्यूज करने वाली बातें हैं, तो 16 या 17 जुलाई ऑप्शन है नहीं दिया जाएगा, पर फिर भी अगर हो सके तो आप इसे ध्यान में रखना। इसकी अध्यक्षता सर्वप्रथम किसने की थी? सबसे पहले संग्राम सिंह द्वितीय जो मेवाड़ के शासक थे उन्हें सौंपी गई थी, परंतु वो सम्मेलन के ठीक पहले उनका निधन हो गया था, तो उनके स्थान पर जगत सिंह द्वितीय को, जो कि मेवाड़ के शासक हैं, उनको इनकी अध्यक्षता प्रदान की गई थी। एक बात, और दूसरी बात कि हुरडा सम्मेलन बुलाया किसने था? तो वो थे स्वाई जय सिंह या जय सिंह द्वितीय। और इनका जो मुख्य उद्देश्य क्या था कि जयपुर में ही नहीं पूरे राजस्थान में राजपुताने में जो मराठों का निरंतर हस्तक्षेप बढ़ रहा था, तो उनको रोकने के लिए ही इस सम्मेलन को बुलाया गया था। परंतु यह सम्मेलन सिर्फ कागजों में ही रहा था, धरती धरातल पर नहीं उतरा था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी तोप जय बाण का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सबसे पहले हम बात करते हैं कि जय बाण है कहाँ पर। तो जय बाण दुर्ग ये जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। इसका निर्माण स्वाई जय सिंह ने करवाया था और ये एशिया की सबसे बड़ी तोप है। क्या है? ये एशिया की सबसे बड़ी तोप है। ठीक है, और इसका निर्माण किसने करवाया था? स्वाई जय सिंह या जय सिंह द्वितीय। जय सिंह प्रथम नहीं करना, क्योंकि जय सिंह प्रथम तो मिर्जा राजा जय सिंह के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। स्वाई जय सिंह ने जयबाण तोप का निर्माण करवाया था। जयगढ़ दुर्ग में स्थित है और जयगढ़ दुर्ग को रहस्यमय दुर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी गुप्त सुरंगें हैं। इसके अलावा जयगढ़ दुर्ग में तोप ढालने या बनाने का कारखाना भी स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि हुरडा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। जैसा कि अभी बताया कि मराठों के विरुद्ध में सभी शासकों को एकत्रित करने के लिए हुरडा सम्मेलन को बुलाया गया था। इस सम्मेलन में जयपुर के शासक स्वाई जय सिंह, मेवाड़ के शासक जगत सिंह, बीकानेर के शासक जोरावर सिंह, नागौर के शासक बख्त सिंह, कोटा के दुर्जनसाल और बूंदी के दलेल सिंह और किशनगढ़ के राज सिंह भी इस सम्मेलन में शामिल थे। इसके अलावा जोधपुर के शासक अभय सिंह भी इस सम्मेलन में शामिल थे। मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकने के लिए हुरडा सम्मेलन बुलाया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला हमारा प्रश्न ये आया गया कि हुरडा सम्मेलन में कौन कौन से शासक थे, कौन से मराठा आक्रमण के विरुद्ध हुए हुरडा सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। महाराणा जगत सिंह मेवाड़ से, स्वाई जय सिंह जयपुर से, महाराणा जसवंत सिंह द्वितीय नहीं थे,
जसवंत सिंह द्वितीय कौन थे? जिनके समय दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक हैं वो जोधपुर आए थे, और इन्हीं के जो एक दासी थी नन्ही जान, जिन्होंने दयानंद सरस्वती के भोजन में विष मिला दिया था, और दयानंद सरस्वती अजमेर जाते हुए रास्ते में दीपावली के दिन निधन हो गया था, देहांत हो गया था। ठीक है, तो जसवंत सिंह नहीं है, अभय सिंह इसमें सही रहेगा। जगत सिंह भी शामिल है, स्वय जय सिंह भी शामिल है, और अभय सिंह 1, 2 और 4, 1, 2, 4 नंबर ऑप्शन है वो हमारे राइट है। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन हमारा सत्य रहेगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा आ गया बूंदी का उत्तराधिकारी संघर्ष से संबंधित प्रश्न कि महारानी अमर कुंवरी बूंदी नरेश महाराव बुद्ध सिंह की पत्नी थी और यह बहन थी। जैसा कि हमने कल वाली क्लास में जिक्र किया था कि बूंदी नरेश की जो रानी थी वो जयपुर के शासक स्वाई जय सिंह की बहन थी, और ये उत्तराधिकारी संघर्ष प्रारंभ होने का कारण क्या था कि बुद्ध सिंह ने अमर कुंवरी के से उत्पन्न संतान भवानी सिंह को अपनी संतान मानने से इनकार कर दिया था, जिससे जयपुर का शासक स्वाई जय सिंह बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ था और उसने बूंदी पर आक्रमण कर दिया, और वहाँ पर दलेल सिंह नामक एक व्यक्ति था, हाड़ा जागीरदार, उसे राजगद्दी पर बिठा दिया था। परंतु यहाँ पर ही स्थिति समाप्त होने वाली नहीं थी, समस्या आगे और बढ़ी, और जय सिंह ने क्या किया, अपनी पुत्री जिनका नाम कृष्णा कुमारी है का विवाह है दलेल सिंह से कर दिया। ठीक है, और यह भी निश्चित कर दिया कि इन दोनों से उत्पन्न संतान होगी वो जय बूंदी की अगला उत्तराधिकारी रहेगा, जिससे क्या हुआ कि अमर कुंवरी जो कि जयपुर के स्वय जय सिंह की बहन थी वो उनसे नाराज हो गई, और उन्होंने जयपुर के शासक के विरुद्ध मराठों से सहायता की, और मल्हारराव होलकर उसमें अपनी सेना लेकर के बूंदी आ पहुंचे। और यह पहला प्रयास था और पहला कारण था कि जब राजपूत शासकों के किसी आंतरिक मामलों में मराठों ने हस्तक्षेप किया था। 22 अप्रैल 1734 का वो दिन था। ठीक है, 22 अप्रैल 1734 पहली बार किसी बाहरी सत्ता ने राजपूत शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया था, 22 अप्रैल 1734। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न है कि 1733 में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो कि नक्षत्रों से संबंधित ज्ञान से संबंधित है के लेखक है कौन है? पहली बात यह है कि यह रचित कब की गई थी? 1733 में। ठीक है, उसके बाद में ये जीज मोहम्मद शाही है, इसका विषय क्या है? तो ये नक्षत्रों पर आधारित है। इसकी रचना स्वाई जय सिंह ने की थी, जयपुर के शासक है स्वाई जय सिंह ने इसकी रचना की थी 1733 में, जीज मोहम्मद शाही। और यही मोहम्मद शाह है जयपुर के शासक है। स्वाई जय सिंह के समय मुगल शासक भी रहा था। स्वाई जय सिंह के समय 7 मुगल शासक रहे थे, उनमें से मोहम्मद शाह ने जयपुर के शासक स्वाई जय सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि भी दी थी। राज राजेश्वर की उपाधि भी दी थी किसने? मोहम्मद शाह ने। और इन्हीं के व्यवहार से प्रभावित होकर के अपनी जो रचना है स्वाई जय सिंह ने उसका नाम जीज मोहम्मद शाही रखा था। ठीक है, ये नक्षत्रों पर आधारित है, और इसी मोहम्मद शाह ने स्वाई जय सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि भी प्रदान की थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि स्वाई जय सिंह के द्वारा लिखित एक अन्य ग्रंथ जय सिंह कारिका नामक ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? तो यह ग्रंथ है ज्योतिष विद्या पर आधारित है। जीज मोहम्मद शाही नक्षत्रों पर आधारित है, और जय सिंह कारिका ज्योतिष ग्रंथ है जिसकी रचना स्वाई जय सिंह ने की थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जयपुर के शासक है स्वाई जय सिंह को स्वयं की उपाधि किसने दी थी? जयपुर के शासक जय सिंह द्वितीय को स्वयं की उपाधि किसने दी थी? तो जयपुर के शासक जय सिंह को स्वयं की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब के द्वारा
दी गई थी। इसके अलावा मोहम्मद शाह ने इन्हें राज राजेश्वर की उपाधि दी थी, राज राजेश्वर की उपाधि दी थी। जहांगीर इनके समय काल में थे नहीं, आजम ही थे। ये औरंगजेब का पुत्र था, आजम और मुअज्जम, और जय सिंह ने इसी आजम का साथ दिया था, परंतु ये युद्ध में पराजित हो गया और मुअज्जम, जो कि बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल शासक बना था, और बहादुर शाह जैसे ही शासक बना तो उन्होंने क्या किया, जयपुर के शासक जय सिंह को पद से हटा दिया और उनके भाई विजय सिंह को वहां पर नियुक्त कर दिया, और आमेर का नाम बदल करके उसका नाम मोमिनाबाद कर दिया। और बाद में जय सिंह ने आमेर के मेवाड़ के शासक अमर सिंह के साथ मिलकर के संधि करके पुनः जयपुर का राज प्राप्त किया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न है कि शाहजहां के द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का सेनापति कौन था? शाहजहां के समकालीन जो जयपुर का शासक था वो था मिर्जा राजा जय सिंह, यानी कि जय सिंह प्रथम। 1637 में शाहजहां ने जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी, और मिर्जा राजा की उपाधि देकर उन्हें कंधार में शहजादे शुजा के विरुद्ध सेना लेकर भी भेजा था। कौन थे? मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह, इसे जय सिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी। कब दी थी? 1637 में दी थी, और ये उपाधि देकर के उन्हें कंधार भेजा था। किसके विरुद्ध में? शहजादे शुजा के विरुद्ध में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि जयपुर में स्थित इसरलाट, जो स्वर्ण वेदी मीनार भी कहा जाता है, सरगा सुलीब के नाम से भी जाना जाता है, इसरलाट जिसे सरगा सुली या स्वर्ण वेदी मीनार भी कहा जाता है, इसका निर्माण स्वाई ईश्वर सिंह ने करवाया था। और इसका निर्माण ईश्वर सिंह ने राजमहल के युद्ध जो कि 1747 में हुआ था, इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में उसकी याद में इसका निर्माण करवाया था ईश्वर सिंह ने इसरलाट का। और 1750 में इसी इसरलाट पर से उन्होंने आत्महत्या भी की थी ईश्वर सिंह ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक है जिसने अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया था? तो वह अंतिम हिंदू शासक भी था जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, वो थे स्वाई जय सिंह। एक नंबर बात। दूसरी बात यह है कि जय सिंह वह पहला हिंदू शासक था या राजपूत शासक था जिन्होंने सती प्रथा और विधवा पुनर्विवाह पर भी बल दिया था। महाराणा सांगा 1509 से 1527 तक कार्यकाल रहने वाले खानवा और बयाना के युद्ध किया था। राव मालदेव, जिनके समय शेरशाह सूरी थे, इनके दो सेनापति थे, जेता और कुंपा। और गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था जनवरी 1544 में पाली में। रावचंद्र सेन, यह पहला वो राजपूत शासक था जिन्होंने मुगल अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट ने स्वाई जय सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि दी थी? मैंने अभी जिक्र किया था कि स्वाई जय सिंह ने जीज मोहम्मद शाही नामक एक नक्षत्र ज्ञान पर आधारित एक रचना की थी, और उसका नाम जीज मोहम्मद शाही इसलिए रखा था क्योंकि मोहम्मद शाह नामक एक मुगल शासक ने उन्हें राज राजेश्वर की भी उपाधि प्रदान की थी। ये राज राजेश्वर की उपाधि क्यों प्रदान की थी, उसके पीछे एक घटना है कि मोहम्मद शाह के समय स्वाई जय सिंह को जाट शासकों के विद्रोह के दमन करने हेतु भेजा था, और जिसमें स्वाई जय सिंह सफल भी रहे थे। इसीलिए उन्हें राज राजेश्वर की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा? मोहम्मद शाह के द्वारा। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं, क्यों दी गई थी उपाधि इसलिए बता दिया। ये उपाधि क्यों दी गई? क्योंकि स्वाई जय सिंह ने जाटों के विद्रोह को दमन किया था, इसलिए ये उपाधि मोहम्मद शाह के द्वारा दी गई थी। और स्वाई जय सिंह के समय 7 मुगल सम्राट हुए थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि 1743 में स्वाई जय सिंह की मृत्यु के बाद में जयपुर की गद्दी पर कौन आसीन हुआ था? 1743 में स्वाई जय सिंह की
मृत्यु के बाद में जयपुर की गद्दी पर उनका पुत्र ज्येष्ठ पुत्र ईश्वर सिंह शासक बना था, परंतु जो मेवाड़ के शासक अमर सिंह द्वितीय के साथ समझौता हुआ था उसके अनुसार माधो सिंह शासक बनना था, परंतु शासक कौन बना था? ईश्वर सिंह। और इसी कारण जयपुर के शासकों में क्या हुआ? उत्तराधिकारी संघर्ष छिड़ गया था। यहाँ पर इसके बारे में और ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे। अगर इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारी क्लास देख लीजिए, वहाँ पर इसके बारे में बड़े ही विस्तार से बताया गया है कि किस प्रकार उनके बीच में उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ, कौन कौन से युद्ध हुए थे। अगला हमारा प्रश्न है कि तुंगा का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? सबसे पहले बता दूं, तुंगा का युद्ध हुआ था 1787 में। तुंगा का युद्ध मराठों और राठौड़ कछवाए राजवंश के संगठन के विरुद्ध में हुआ था। कछवाए शासक थे प्रताप सिंह और राठौड़ शासक थे विजय सिंह। इन दोनों ने मिलकर मराठा शासक महादजी सिंधिया के विरुद्ध युद्ध किया था और यह युद्ध अनिर्णायक भी रहा था। और इसके बाद में एक युद्ध और हुआ था 1788 में, पाटन का युद्ध, जिसमें महादजी सिंधिया की विजय हुई थी। ठीक है, तुंगा का युद्ध 1787, प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के बारे में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन है? ये स्वाई जय सिंह के समय काल की है। तो इनके जो रचयिता है वो है देवर्षि भट्ट द्वारकानाथ। नहीं, देवर्षि बृजपाल भट्ट है। राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन है? देवर्षि बृजपाल भट्ट है, जिन्होंने राधा गोविंद संगीत सार की रचना की थी। किन्होंने? देवर्षि बृजपाल भट्ट के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न है कि जयपुर के किस शासक ने ब्रजनिधि उपनाम से कविताओं की रचना की थी? वो थे जयपुर के शासक स्वाई प्रताप सिंह, जिन्होंने 1799 में हवा महल का निर्माण करवाया था। हवा महल जो कि 5 मंजिला था और इनका जो मुख्य वास्तुकार था वो था लालचंद। ठीक है, हवा महल के निर्माता शासक जयपुर के प्रताप सिंह, जो स्वयं ब्रजनिधि के नाम से भी कविताओं की रचना करते थे। इसके अलावा प्रताप सिंह के दरबार में 22 विद्वानों की एक मंडली थी, जिन्हें गंधर्व 22 भी कहा जाता है। और यह वही प्रताप सिंह है जिन्होंने मराठों के विरुद्ध तुंगा का युद्ध किया था। स्वाई प्रताप सिंह। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न है कि छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 हेतु विवश करने वाला शासक था। औरंगजेब का समय था। औरंगजेब ने जयपुर के कछवाए शासक समकालीन मिर्जा राजा जय सिंह को दक्षिण में शिवाजी के दमन हेतु भेजा था। और मिर्जा राजा जय सिंह की नीति थी कि हम वर्त के केंद्र की तरह शिवा को घेर लेंगे, और इसमें ये सफल भी रहे थे। उन्होंने शिवाजी को चारों ओर से घेर के निहत्था कर दिया था। और उसके बाद में 1665 में शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के बीच में पुरंदर की संधि हुई थी। ठीक है, मिर्जा राजा जय सिंह है, यहाँ पर जय सिंह प्रथम भी है तो भी यही रहेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना। मिर्जा राजा की उपाधि ने शाहजहां के द्वारा दी गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्वाई जय सिंह के समय राजकवि जिसने राम रासा की रचना की थी, इनमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा, रामानंद जी नहीं है, जुगल सरकार भी नहीं है, अगरदास भी नहीं है, श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि। इस बात का ध्यान रखना क्योंकि साहित्य के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जय सिंह के समय उनके राजकवि रामरासा, उनके राजरवि जिन्होंने रामरासा की रचना की थी वो थे कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि। कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि थी जिन्होंने रामरासा की रचना की थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला हमारा प्रश्न है कि किस शासक के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिष, 22 संगीतज्ञ और 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्यमान थी। ठीक है, तो अभी हमने जिक्र किया था स्वाई प्रताप सिंह के समय, और जो स्वयं में ब्रजनिधि के नाम से कविताओं की रचना भी करते थे, महाराजा प्रताप या स्वाई प्रताप सिंह, जो गंधर्व 22 के
जिनके दरबार में गंधर्व 22 रहते थे। 22 विद्वानों की एक मंडली रहा करती थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि किस समय की खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। जयपुर के शासक स्वाई जय सिंह ने 5 सौर वेधशालाओं के निर्माण की थी, जो सूर्य घड़ियों पर आधारित थी। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो जयपुर की है, जिसे जंतर मंतर के नाम से भी जाना जाता है और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। और सबसे बड़ी है वो भी जयपुर की है। और जो सबसे प्राचीन वेधशाला है वो है दिल्ली की। सबसे जो प्राचीन वेधशाला है वो है दिल्ली की। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा, पहले देखते हैं दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस। दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, आगरा और बनारस। आगरा नहीं है। दिल्ली, मथुरा, आगरा नहीं है। जयपुर, जोधपुर, जोधपुर भी नहीं है। तो राइट आंसर रहेगा 1 नंबर दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस। इन 5 वेधशालाओं का निर्माण किया था। सबसे प्राचीन थी वो दिल्ली की है और जो सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण है वो जयपुर की है। जयपुर का जंतर मंतर में स्थित है और इसी जयपुर के जंतर मंतर में एक सूर्य घड़ी भी स्थित है। ठीक है, चलिए आज के लास्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं। और आज का हमारा जो लास्ट प्रश्न है वो है कि जयपुर का कौन सा शासक है जिन्होंने 3 मुगल बादशाहों जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहा था। वो थे मिर्जा राजा जय सिंह। कौन थे? मिर्जा राजा जय सिंह या जय सिंह प्रथम, जो 3 मुगल शासकों की सेवा में रहे थे। और इन्हीं तीनों में से जो बीच वाला शासक था शाहजहां ने इन्हें मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। औरंगजेब ने इन्हें शिवाजी के विरुद्ध में भेजा था। इसके बाद में जो स्वाई जय सिंह बने थे वो 7 मुगल शासकों की सेवा में रहते और इन्हें स्वाई की उपाधि औरंगजेब के द्वारा दी गई थी और मोहम्मद शाह के द्वारा इन्हें राज राजेश्वर की उपाधि भी दी गई थी। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में हमने जयपुर के कछवाई राजवंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की थी। इसमें कुछ आसान प्रश्न भी थे और कुछ कठिन प्रश्न भी थे। ये प्रश्न है विगत भर्तियों में आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, और ये प्रश्न आप देख लेना कि लगभग सभी प्रश्न आपको जो हमारे एनसीईआरटी और आरबीएससी की जो किताबों के नोट्स करा रहे हैं उनमें से ही आ रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं बुकों पर ध्यान रखना और आपके समय को बचाव करने के लिए ही हमने यह क्लासें प्रारंभ की है, जिसमें आपको एक क्लास में ही कक्षा 6 से 12 तक की किताबों के सभी का सारांश प्राप्त होगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आगे जो भी हमारी नया वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। और विभिन्न क्लासों की जो अगर PDF प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल, जिनका लिंक YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर लेना और वहाँ पर शिक्षा जगत से संबंधित जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं उनकी भी आपको जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।